नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी यहां पर आज आपके साथ अपने जो विश्व इतिहास की मेंस की श्रृंखला सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। उसके पहले मैं आप सभी को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल और जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप उनको भी एक्सेस करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी तक वर्ल्ड वॉर तक का सफर तय कर लिया है, मतलब जो प्रथम अपना विश्व युद्ध है वहां तक हम ये मेंस की सीरीज में आ चुके हैं। और हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है उसके कारणों की चर्चा की थी, जिसको दो भागों में बांट के देखा था हमने। एक आपकी दीर्घकालिक कौन से कारण थे और एक आपका तात्कालिक कारण कौन सा था। तो तात्कालिक वाला आपको पता है, जो सेरा जो वो में जो हत्याकांड होता है ना, राजकुमार का, उनको लेकर था वो ऑस्ट्रिया और जो आप सर्बिया वाला जो वहां पर संकट देख रहे थे। ठीक है, उसके अलावा जो दीर्घकालिक कारण थे उसके अंतर्गत हमने देखा था उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और राष्ट्रवाद का जो प्रश्न था, है ना, जिसको गरिमा से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्र के गौरव से जोड़ के देखा जा रहा था, उसमें किस तरीके का संघर्ष था। उसके बाद हमने गुटबंदी देखी, जो गुप्त संधियां की थी बिस्मार्क ने, है ना। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका सेकेंड फेज था, जो मतलब औद्योगिकरण का, है ना, जिसमें और भी राष्ट्र जैसे जापान है, आपका इटली है, जर्मनी है, जब शामिल हो जाता है, औद्योगिक क्रांति का जो द्वितीय चरण था, तो उसमें किस तरीके से सैन्यवाद, शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद अखबारों की भी भूमिका वहां पर अपन ने डिस्कस की थी। तो अब हमको जो डिस्कस करना है वो करना है प्रथम विश्व युद्ध के जो आपके परिणाम थे वो क्या क्या हुए। परिणाम को भी हम वर्गीकृत करके देखेंगे, बाइफरकेट करके देखेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे क्या क्या परिणाम हुए जो आगे जाकर कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के इनपुट के रूप में, आगत के रूप में भी काम करेंगे। मेनली जो पेरिस सम्मेलन होगा उसके जो भी लूप होल्स होंगे ना, वही जनरेट कर देगा आगे जाके हिटलर के उदय को, इटली में जो आप फांसीवाद, नाजीवाद देख रहे हैं, और फिर उसका जो चरम रूप है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जो यहां से असंतोष रहेगा। तो वो सब आ जाएगा अभी आगे के अपने लेक्चर्स में। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में क्या है। तो जो पहला जो आपका पार्ट है, देखिए परिणाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा। ठीक है ना, पूरे वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो क्या है कि इसके परिणाम को हम बांट के देखेंगे कि सबसे पहला जो अपना परिणाम में हम बाइफरकेट करेंगे, तो देखेंगे कि भैया जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके राजनैतिक परिणाम क्या क्या हुए, है ना, राजनैतिक स्तर पर क्या क्या परिणाम हुए। तो आप देखेंगे कि यूरोप में सबसे जो तीन महत्वपूर्ण जो राजतंत्र थे उनका पतन हुआ, है ना। अपन शुरू से देख रहे हैं कि अपन थीम पकड़ के चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, लोकतंत्र के विकास की यात्रा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो तीन आपके महत्वपूर्ण जो राजतंत्र थे उनका क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है ना, तो राजतंत्र विरोधी जो भावनाएं थी वो प्रबल हुई। ठीक है, तो कौन कौन से वो राजतंत्र थे आप लोगों को याद होगा, जैसे रूस है, उसमें रोमनोव वंश का शासन था, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। युद्ध के साथ ही लोकतांत्रिक सरकारों, अब देखिए इसका आपको सीधे तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर राजतंत्र का पतन होगा तो इसके अपोजिट में आप क्या देखते हैं, लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक जो सरकारों की लोकप्रियता होगी वो बढ़ी उसके साथ। ठीक है ना, और हालांकि आप देखेंगे कि युद्ध के पश्चात जो आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान ये नहीं कर पाएंगे, और अगर आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाने के कारण ही कुछ राष्ट्रों में आप आगे चल के देखेंगे कि फांसीवादी शक्तियों का उदय हुआ, है ना, जैसे आप इटली में देखते हैं और फिर उसके बाद आप जर्मनी में देखते हैं, मतलब हिटलर, मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, है ना। वो नाजीवाद, फांसीवाद, वो मतलब सार्वभौमिक रूप से उसको फांसीवाद की ही संज्ञा दी जाती है, जिसकी चरम परिणति आप
जो है क्रूरता के स्तर पर, है ना, नृशंसता के स्तर पर आप हिटलर के शासन के दौरान देखते हैं। ठीक है ना, उस पर अपन आएंगे कि किस तरीके से समाजवाद, साम्यवाद रूसी क्रांति के बाद किस तरीके से आकार ग्रहण करता चला जाता है और किस तरीके से फिर फांसीवादी सरकार, नाजीवादी सरकार वहां पर मतलब तरह तरह के जो देश है वहां पर उनको किस तरीके से लोकप्रियता प्राप्त होती है। ठीक है ना, स्पेन में देखेंगे अपन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो पहले अपन यहां परिणाम की चर्चा कर लेते हैं। तो युद्ध के दौरान ही आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी परिणाम हुआ कि रूस में आपको पता है कि 1917 में, ठीक है, साम्यवादी क्रांति को सफलता मिल जाती है। ठीक है ना, अभी इतना समझ के चलिए कि समाजवाद, साम्यवाद जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का एक उपागम है, जिसमें जो साम्यवाद होता है उसमें क्या होता है कि साम्यवाद में जो है क्रांति के द्वारा, है ना, मतलब एक तरीके से जो क्रांति होती है, सशस्त्र क्रांति होती है, उसके द्वारा वहां पर राज्य विहीन, वर्ग विहीन जो है क्या सरकार की स्थापना की जाती है, उसमें सबको समानता का दर्जा दिया जाता है। अभी आगे अपन समाजवाद के सारे चरण देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अभी एक लेमैन की लैंग्वेज में उसको समझ के चलिए। तो इसके साथ ही जैसे ही साम्यवादी क्रांति रूस में होगी तो जो आपकी वैश्विक राजनीति है उसमें एक नए युग की, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, दो मील के पत्थर हैं, एक आपका फ्रांसीसी क्रांति है और दूसरा जो है आपका वो रूसी क्रांति है। पूरे मानव सभ्यता के विकास को अगर लेके चले तो जो कमियां रह गई थी फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है, वो क्या थी, कैसी क्रांति थी कि वहां पर मध्य वर्ग जो था वो राजनीतिक अधिकारों के लिए आगे आते हैं, प्रबुद्ध लोग जो थे वो उनको प्रेरणा देते हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप रूसी क्रांति जब देखेंगे तो यहां निम्न वर्ग, है ना, निम्न वर्ग, तो वहां पर मजदूरों को अधिकार नहीं मिला था, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था। तो ये सब जो है लूप होल कौन कवर करेगा, अपना रशियन रिवॉल्यूशन, जो रूस में साम्यवादी क्रांति होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इस दौरान देखेंगे कि प्रथम जब आपका ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है आपका, ठीक है, मतलब जो प्रथम आपका विश्व युद्ध है, तो इसके बाद क्या हुआ, अपन ने राइज ऑफ अमेरिका और जापान लिखा था, तो वो भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्या है परिणाम के रूप में आप उसको देख सकते हैं कि जापान और अमेरिका जैसे गैर यूरोपीय राष्ट्रों का भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ, एक तरीके से प्रतिष्ठित, मतलब एक प्रतिष्ठित उपागम के रूप में, प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में वो यहां पर स्थापित हो जाएंगे, उनका महत्व जो है वो बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत महत्वपूर्ण जो आपका परिणाम हुआ ये कि जैसे अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए, जैसे आज आपका अंतरराष्ट्रीय मतलब जो विवाद होते हैं ना, आप देखते हैं यूएन बना हुआ है, उसी तरीके से उस समय अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु एवं वैश्विक जो आपकी शांति है उसकी स्थापना के लिए कि भैया वर्ल्ड वॉर हो गया, बताओ इतनी भीषण घटना हो गई, इतने मतलब बहुत व्यापक पैमाने पे अपन ने फैक्ट भी देखा था कि 36 राष्ट्र 90 लाख अब जो है आपकी आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में सम्मिलित थी। तो इस तरीके की जो भयावह मतलब घटना है, जो युद्ध है, जो व्यापक पैमाने पे जन धन की जो मतलब हानि हुई है वो दोबारा ना हो, तो इसके लिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्था की जरूरत महसूस की गई। तो अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान और वैश्विक शांति की स्थापना के उद्देश्य से एक वैश्विक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट परिणाम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आप और देख सकते हैं कि जो आप देखिए अपने हमेशा भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आप जितने भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं बिल्कुल करिए। ठीक है, यहां पे कि जैसे ही प्रथम जो आपका विश्व युद्ध का जो एरा है, जैसे 1914 से 1819 तक माना जाता है, 18 तक माना जाता है, वैसे 17 में जैसे यूएस की एंट्री होगी तो फिर क्या हो जाता है, सरेंडर कर देता है जर्मनी। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है उसने क्या किया, प्रेरणा का काम किया। कहां, जो उपनिवेश थे वहां पर जो भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उनको वो क्या करेगा, उनको द्रुत गति प्रदान करेगा। ठीक है ना, जैसे भारत में होगा, आप देखते हैं ना कि अब 1900 जो रॉलेट एक्ट आएगा, फिर उसके बाद जलियान वाला बाग आएगा, तो फिर उसके बाद गांधी जी की एंट्री हो गई है। तो आप देखेंगे ना कि किस तरीके से फिर असहयोग आंदोलन है, फिर उधर से अपने यहां मतलब रिवॉल्यूशनरी फेज भी चल रहा है ना। तो मतलब रशियन रिवॉल्यूशन का भी फर्क, तो जो वैश्विक इतिहास में जो घटनाएं हैं वो हर उपनिवेश में, हर राष्ट्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता जो परिणाम जो है इनपुट आगत देके उनको प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। तो अपन ये लिख सकते हैं यहां पर कि जो प्रथम विश्व युद्ध ने उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन को भी मतलब गति प्रदान की, उसकी गति को तेजी प्रदान की। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ कि जब युद्ध ये चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसमें जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी ना, उन्होंने क्या बोला कि
आत्मनिर्णय के अधिकारों का वादा किया, है ना। जैसे अपन होम रूल कि भैया हमारा शासन, हमारे देश में अगर शासन होगा तो हमारे लोगों के द्वारा होगा। इसका मतलब क्या, सेल्फ रूल, मतलब हम खुद ही शासन करेंगे, हम किसी के द्वारा शासित क्यों हो। हाँ, संप्रभुता जैसी आप चीज से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो आत्मनिर्णय के अधिकारों का वादा किया और उसके पूरा ना किए जाने के कारण ही आगे चल के असंतोष बढ़ेगा। जैसे आप इंडिया में देखिए, रॉलेट वाला जो आपका एक्ट आ जाएगा, है ना, तो उसमें देखिए कहां आत्मनिर्णय है। बोलते हैं ना, बिना वकील के, बिना दलील के सबको उठा के अंदर कर दिया उन्होंने जेल में, ऐसे समझिए। तो हर उपनिवेश में वो शोषण का उपागम ही था, एक तरीके से शोषण ही चरम पर जा रहा था, उपनिवेश छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक तरफ से ब्रिटेन बोल रहा है कि भैया हम तो लोकतांत्रिक और संसदीय शासन प्रणाली के क्या हैं, मुखर जो है समर्थक हैं, और एक तरफ से वो उपनिवेश छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, वो भारत को आप मतलब एशिया में, अफ्रीका में जो उपनिवेश हैं, आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो फेस है, वहां पर फिर धीरे धीरे सारे जो उपनिवेश हैं वो स्वतंत्र होते चले जाएंगे, है ना। मेन तो एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेश में ही यहां पर क्या है, समस्याएं बनी हुई थी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखेंगे आप कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आपका, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें एशियाई और जो आपके अफ्रीकी उपनिवेश, ठीक है ना, जो अफ्रीकी उपनिवेश थे, यहां से क्या होगा कि जो सैनिक वहां पे भेजे जाएंगे लड़ने के लिए, तो इस युद्ध में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उससे क्या होगा, उनका मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा कि साम्राज्यवादी ये जो शक्तियां हैं उनके बारे में जो एक मिथक बन चुका था ना कि इनको हराया नहीं जा सकता, मतलब अपराजेयता संबंधी जो मिथक था वो टूटेगा, है ना, वो टूटेगा। और उन सैनिकों पर, है ना, उन सैनिकों पर आधुनिक विचारों का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इंटरेक्शन होगा उनका आपस में, है ना। जैसे आप देखेंगे, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे मलेशिया, भारत है आपका, है ना, बर्मा है आपका, इंडोनेशिया है ना, तो इन सब जगह से वहां पर सैनिकों को भेजा गया था। ठीक है, और फिर जब रूसी क्रांति हो जाती है तो उससे भी राष्ट्रवादी जो है उत्साहित होते हैं, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा पूरे विश्व में, यहां तक यूरोप भी उससे अछूता नहीं रह जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो परिणाम है उनकी चर्चा अपन ने कर लिया, और कुछ अन्य परिणाम के रूप में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि अब बिल्कुल लेमैन वाले हैं, बिल्कुल सिंपल मैनर में आप सोचिए कि अगर युद्ध हुआ तो क्या हुआ होगा। तो आधारभूत जो ढांचे हैं उसको बहुत मतलब व्यापक पैमाने पर, व्यापक स्तर पर भारी हानि हुई। जन धन की भी व्यापक पैमाने पर क्षति हुई, है ना। एक डेटा भी इसमें कोट कर सकते हैं अपन कि इसमें 90 लाख लोग मारे गए और लगभग जो है आपके 6 करोड़ लोग जो हैं उनको प्रत्यक्षता किसी न किसी रूप में क्षति या नुकसान हुई। ठीक है ना। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान जो आपका यूएसए है, मतलब अमेरिका है, और जो आपका जापान है, वो एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़े सप्लायर के रूप में है, अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, जब पूरी मतलब बैकग्राउंड बना रहे थे इसका, है ना, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो आकार ग्रहण कर रहा है ना, प्रथम विश्व युद्ध। तो युद्ध के दौरान क्या होगा कि अमेरिका और जापान का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हो जाएगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़े सप्लायर थे, तो भैया इनको फायदा हुआ ना। और इसी के बाद तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग की मतलब भूमिका के रूप में धीरे धीरे अमेरिका का उदय होगा, जो उसकी विदेश नीति में पृथकतावादी के जो भी तत्व थे उसको छोड़ के अब वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। फिर रशिया इधर से साम्यवादी क्रांति के कारण सशक्त होता चला जाएगा, तो विश्व 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो 45 से 91 का जो दौर है वो बोला जाता है कि शीत युद्ध का दौर है। ठीक है ना। इस मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे कि जैसे रशियन रिवॉल्यूशन भी हो जाता है 1917 में, है ना, लगभग समानांतर वो भी घटना चल रही है। रूस फिर अलग हो जाएगा मतलब प्रथम विश्व युद्ध से। तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि महिलाओं की मुक्ति के दृष्टिकोण से भी इस युद्ध का बहुत ज्यादा महत्व है। कारण क्या हुआ कि जो मेल थे, है ना, जो पुरुष थे, वो क्या हुआ, युद्ध में गए तो बहुत ज्यादा लोगों की क्या है मतलब मौतें हुई। तो उससे क्या हुआ कि मानव संसाधन जो पुरुष थे उनकी कमी हुई। तो अब उनकी कमी हुई तो भैया उनके विकल्प को, उनकी उस शून्यता को भरने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, तो कौन आएंगी। तो महिलाओं को प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला। साथ ही जो आपका आर्थिक और स्वास्थ्य का क्षेत्र था उसमें भी उनको सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का मौका मिला। तो इस तरीके से वो किसी तरीके से मतलब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अब वो क्या इन मतलब क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए उनको मौका मिला। ठीक है, तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो भी अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। फिर आप देखेंगे कि आगे चलकर नारीवादी आंदोलन, है ना, और सारे जो आप देश देखते हैं ना औद्योगिक राष्ट्रों में भी आप देखेंगे तो मेनली जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके बाद के दशक में ही महिलाओं को मताधिकार मिलता है। ठीक है, युद्ध के दौरान आप एक वर्ग और देखेंगे कि जो श्रमिक हैं,
ठीक है, उनका महत्व बढ़ा। आप देखेंगे कि ये विश्व युद्ध खत्म होगा 1917 में और 2 साल बाद ही आपका आईएलओ, जिसको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बोला जाता है, उसकी स्थापना हो जाती। कब? 1919 में। ये बहुत बड़े परिणाम के रूप में ये भी है। तो भैया क्यों हुआ ऐसा कि युद्ध के दौरान जो है श्रमिकों का भी महत्व बढ़ा? तो श्रमिकों का महत्व बढ़ा तो उनके अधिकारों के प्रति भी मतलब क्या हुआ कि सकारात्मक जो है उपाय किए गए, कदम उठाए गए। जैसे उनके वेतन को समुचित किया गया, ठीक है, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई, उनको सामाजिक जो है सुरक्षा दी गई, उनके वेतन के जो मतलब कार्य करने के लिए जहां वो जाते थे तो उनकी जो दशा थी, स्थिति थी कि भैया वहां कैसा इन्वायरमेंट होगा, उसको सुधारने की कोशिश की गई। तो उनसे संदर्भित जो भी अधिकार थे उनको, उनका भी महत्व बढ़ा और उनको धीरे धीरे अधिकारों की प्राप्ति हुई। ठीक है, व्यापक पैमाने पर इसमें जनसंख्या का विस्थापन होगा। बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, किसी भी युद्ध में होता है और ये तो विश्व युद्ध था। और हुआ क्या कि देखिए इसमें ना एक बहुत नॉर्मल सा आप फैक्ट देखेंगे, इसमें इतनी ज़्यादा मतलब मौतें होती हैं, मृत्यु होती हैं, तो जो व्यक्ति होता है उसका मतलब नास्तिकता की ओर तीव्र गति से प्रसार होता है। नास्तिकता की ओर कि भैया अगर कोई भगवान होते तो बचा लेते, इतना भीषण युद्ध हुआ ही क्यों, है ना। तो लोगों को एक मानसिक रूप से भी जो है उनको क्या हुआ, उनकी जो विचारधारा है नास्तिकता की तरफ उन्मुख होती हुई दिखाई देती। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है इसका कि क्या हुआ कि इसके बाद जो शांति सम्मेलन होगा, देखिए अभी पेरिस सम्मेलन को अपन थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो भी पेरिस सम्मेलन की जो आलोचनाएं होंगी ना वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या होंगी, वही कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। क्योंकि जो यहां पे असंतोष रह जाएगा उसी के कारण तो अगले 20 सालों में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। एक थिंकर ने बोला भी था 1919 में कि 20 साल का बस पॉज है, उसके बाद हो जाएगा युद्ध, ठीक है ना। तो पेरिस सम्मेलन जो है उसको अपन ब्रीफ में देखेंगे। तो युद्ध के पश्चात जो शांति सम्मेलन हुआ उसमें जो अल्पसंख्यक थे उनकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाया, है ना। यहां अल्पसंख्यक की जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो आप दो ही आधार पर समझिएगा उसको, भाषा और धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, ठीक है। तो मतलब यहां पर आप देखेंगे कि अपन ने बहुत सारे जो परिणाम हैं उनकी चर्चा कर लिया है अपन ने। तो यहां जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम है वो यहां पर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका पेरिस सम्मेलन कि भैया प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अब जो जीती वाली टीम है और जो हारी वाली टीम है, जैसे अब जर्मनी के ऊपर सारी शर्तें वर्ते वो डालेंगे, है ना। देखिए होगा क्या कि जो पराजित राष्ट्र थे, आपको वो दो टीम याद है ना कि कौन कौन से थे वर्ल्ड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। प्लीज आप रिवाइज करते रहिए तो ही मजा आएगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन का जो मतलब बैकग्राउंड है वो देखेंगे हम, फिर देखेंगे कि इसमें चुनौतियां क्या क्या थी। तो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखेंगे ना, देखेंगे कि जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ संधियां की जाएंगी, है ना। तो लगभग मतलब 5 राष्ट्र हैं तो 5 संधियां की जाएंगी सबके साथ अलग अलग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो जर्मनी के साथ किया जाता है, जिसको बोला जाता है वर्साई की संधि, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका ऑस्ट्रिया के साथ जो आपकी संधि होगी उसको बोला जाएगा सेंट जर्मेन की संधि। क्या बोला जाता है उसको? सेंट जर्मेन की संधि, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, है ना, तो उसके बाद अगर हम देखें तो हंगरी के साथ जो आपकी संधि होती है उसको बोलते हैं त्रियानो की संधि, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो तुर्की के साथ जो संधि होती है वो क्या होती है? सेव्र की संधि। और एक आपका कौन सा बच गया? बुल्गारिया बच गया। और बुल्गारिया के साथ जो संधि होती है उसको बोलते हैं निउली की संधि, निउली की संधि, ठीक है। तो ये 5 संधियां होती है, इसमें थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। जर्मनी के साथ जो संधि की गई वर्साए, उसी के मतलब उसमें आप देखेंगे कि उसी में सारे बीज हैं, किस तरीके से फांसीवादी सरकार और फिर आपका किस तरीके से हिटलर का उदय होगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बहुत बड़े रीजन के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें हम देखेंगे कि चुनौतियां क्या क्या थी। भाई कोई सम्मेलन किया जा रहा है तो उसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके उन सम्मुख मतलब कुछ ना कुछ चुनौतियां होंगी, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो 4 राष्ट्र हैं उसमें भी बिग 3 की चर्चा की जाती है, जो जीते हुए टीम के खिलाड़ी हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, आपका यूएसए है, ठीक है ना। तो इनकी क्या अहम भूमिका उसमें रही, उसमें इटली भी शामिल हो जाता है बाद में, तो अभी अपन उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 4 राष्ट्र हैं जिनकी बहुत अहम भूमिका पेरिस सम्मेलन में है, ठीक है ना। मतलब एक तो आपका क्या हो गया? यूएसए, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ब्रिटेन, उसके बाद हो गया आपका फ्रांस और एक हो गया आपका इटली। क्या हो गया आपका? इटली हो गया, ठीक है ना। यूएसए के जो मतलब प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे जो वो कौन है? आपके विल्सन जी हैं, वुडरो विल्सन, आपने नाम सुना होगा। इन्हीं को बिग 4 भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो ब्रिटेन के थे आपके, है ना, वो थे आपके जॉर्ज, है ना,
जो राष्ट्र के प्रमुख हैं आपके, फ्रांस के जो हैं आपके क्लेमांसो थे, और इटली के जो थे आपके ऑरेलैंडो बोला जाता है। ये नाराज होकर बीच में चले भी जाएंगे। तो जो मेनली जो सारे निर्णयन के लिए जिम्मेदार होंगे वो कौन किन्होंने किया? यूएसए था, उसमें ब्रिटेन था और फ्रांस था। ठीक है, इसी समय फिर विल्सन जो है वो देंगे 14 सूत्री सिद्धांत देंगे। ठीक है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। और पेरिस सम्मेलन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे। ठीक है, जब भी कोई संधि होती है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, अभी तक आपने इतनी सारी चीजें देख ली हैं, है ना। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, तो भैया जो जीत जाता है वो शर्तें आरोपित करता है, जो हारता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जर्मनी के साथ क्या होगा, ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा अगले 20 सालों में ही। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि कुछ उभयनिष्ठ होती हैं चीजें। देखिए, सारी चीजों को रटा नहीं जाता है। आंसर लिखने के लिए हमको एक फ्रेमिंग करनी है ना, कि वहां देखें अपने पास थीम हो और एक आध दो एग्जाम्पल हो, तो हम एग्जाम्पल सेट करके उसको वहां पर अटेम्प्ट कर सके, है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सके। तो कुछ उभयनिष्ठ चीजें होती है, जैसे हर जाना देना ही पड़ता है ना, सेना को प्रतिबंधित कर दिया जाता है ना, जो उनके मतलब क्षेत्र है, जो राज्य क्षेत्र है, उसमें किसी तरीके की हानि देखी जाती है। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ जो है आपके बिल्कुल कॉमन जो है वो परिणाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपन ये देखेंगे आपका पेरिस सम्मेलन जो है। अच्छा, ये चीज तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है आपका, वो किसका परिणाम है? उपनिवेशवाद का ही एक परिणाम था। ठीक है, तो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो पेरिस सम्मेलन की। ये जो हुआ था आपका सम्मेलन, वो 1919 में हुआ था, पराजित राष्ट्रों से संधि के लिए किया गया था। अब इसमें जो चुनौतियां क्या थी, लक्ष्य क्या है, इसके प्रावधान क्या थे, विजेता राष्ट्रों का क्या दृष्टिकोण है, वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? देखिए, इसमें जो पराजित राष्ट्रों का लक्ष्य था वो बहुत हद तक बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन जो विजेता राष्ट्र थे ना, वही कंफ्यूज थे, है ना। जैसे मैंने बोला कि ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन बोलता है कि लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली के हम समर्थक हैं, लेकिन उपनिवेश छोड़ना नहीं चाह रहा है ना। तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि जो विजेता राष्ट्र हैं उसमें जो विशेषकर जो आपका, जैसे आप देखेंगे, विशेषकर जो है आपका कौन कौन सा, ब्रिटेन है आपका और अमेरिका है। तो जो यूएसए जिसको बोलते हैं आप, तो ब्रिटेन और अमेरिका है, इन्होंने युद्ध के दौरान लक्ष्य को स्पष्ट किया। ब्रिटेन ने बोला कि इस युद्ध को, उसने बोला कि ये लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के अधिकारों से जोड़ के उसने प्रथम विश्व युद्ध को बोला। और देखिए, उसको चरितार्थ नहीं करेगा वो। भारत में तो अभी भी रॉलेट चला रहे हैं वो, है ना, किसी तरीके से भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो, है ना। और राष्ट्रीयता के आधार पर क्या, कि जैसे आपका फ्रांस है, ठीक है, बेल्जियम है आपका, और जो अन्य राष्ट्र हैं आपके, उनकी सीमाओं के पुनर्निर्धारण की बात कही। एक आपका टॉपिक है कि राष्ट्रीय सीमाओं का, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन। तो जो आप वियना कांग्रेस देखेंगे, जो आप यहाँ पेरिस देखेंगे, वो ओपन एंडेड है ना, किस तरीके से सीमांकन किया गया। तो वही सब चीजें हैं कि यहाँ पर भैया अब जीत गए, हार गए, तभी तो राष्ट्रीय सीमाओं का, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, राष्ट्रीय सीमाएं, उनके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता के आधार पर, है ना, राष्ट्र का जो आधार है वो वहां पर नेशनलिज्म का मेन आधार भाषा से जोड़ के देखा जाता था, है ना, यूरोप में। तो राष्ट्रीयता के आधार पर जो फ्रांस है, बेल्जियम है और अन्य राष्ट्र की जो सीमाएं हैं, उनके पुनर्निर्धारण की बात उन्होंने कहा और बोला कि भैया विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ बोलते हैं, है ना। ये लक्ष्य के बारे में ये अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो आपके वुडरो विल्सन है, उन्होंने जनवरी आपका जो 1918 का दौर है, उसमें 14 सूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रस्तुत किया, है ना। इनमें से कुछ जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज भी जो वो उन्होंने 14 सूत्रीय जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो अमेरिका की विदेश नीति में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो है आपका कि जो 14 के 14 जो पॉइंट है वो अपने को याद नहीं करने हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो भी कारण होंगे प्रथम विश्व युद्ध के, तो वो दोबारा ना हो, इसी तरीके के तो कुछ सिद्धांत बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या, जो सबसे भीषण जो बिस्मार्क ने चालू किया था, है ना, आपको याद होगा ना, बिस्मार्क ने जो गुप्त संधि की थी, तो बोला भैया उन्होंने अपने 14 सूत्री सिद्धांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो ये गुप्त कूटनीति है ना, उसको तो बिल्कुल समाप्त किया जाए। दूसरा ये कि जहां तक संभव हो वहां पर निशस्त्रीकरण किया जाए। ठीक है, उसके बाद वो भी यही बात लिखते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की मतलब आवश्यकता है, जो वैश्विक शांति को स्थापित करने में क्या करे, अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे।
उसके बाद ये कि जो व्यापारिक प्रतिबंधों को क्या करे, समाप्त करे। क्यों? क्योंकि भैया पूंजीवादी का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का तो प्रणेता है ना। व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्ति करेंगे तभी तो ये भी अधिक से अधिक व्यापार करके मुनाफा अर्जन कर पाएंगे। ठीक है ना। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रणेता कौन? यूएसए, अमेरिका। ठीक है। और इसके बाद अलावा ये कि लोगों के हितों के अनुरूप, उन्होंने बोला कि जो लोगों के हित हैं उनके अनुरूप, कहां पर? जो उपनिवेश में लोग हैं उनके लोगों, वहां के जो लोग हैं उनके हितों के संदर्भ में, उनके हितों के अनुकूल अनुरूप जो है उनको आत्म निर्णय का अधिकार दिया जाए। क्योंकि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है वो लोकतंत्र की पहली जो है सफल स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उसको माना जाता है, और वो सारे देशों में क्या करता है, जो भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उनको वो सपोर्ट भी करता चला आ रहा है। ठीक है। तो वो बोलता है कि भैया जो उपनिवेश है वहां उनके लोगों के हितों के संदर्भ में, उनके हितों के अनुकूल उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। इसको आप सेल्फ रूल से, है ना, और उसको आप होम रूल से, है ना, बोल सकते हैं, उसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये उन्होंने बोला कि जो युद्ध है, ठीक है, और जो शांति काल है, इसमें आपको नौ परिवहन की स्वतंत्रता दी जाए। व्यापार तो नौ परिवहन से ही होगा ना। जैसे आप अनक्लॉज देखते हैं आज, है ना, नहीं कि भैया किस तरीके से आप व्यापार करेंगे, तो नौ परिवहन की स्वतंत्रता दी जाए, है ना। ये एक तरीके से मुक्त व्यापार की तरफ की ही क्या है, प्रयास है। ठीक है ना। फिर एलपीजी के बाद 1990 के बाद जब आपका यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा तो पूरी तरीके से फिर ये सब लागू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, है ना, निजीकरण, जिसको बोलते हैं अपन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वही चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भैया राष्ट्रीयता के आधार पर आप क्या करो कि राष्ट्रों का निर्माण करो, जैसे, है ना, उनका पुनर्गठन करो। जैसे फ्रांस का कर दो, इटली का कर दो, रूस का कर दो, है ना, आदि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, उनका वो समर्थन करते हैं, है ना। और कई जैसे कुछ राज्यों की स्थापना भी होती है, जैसे पोलैंड और अन्य राष्ट्रों की स्थापना भी मतलब की जाए, है ना, वो इसका समर्थन करते हैं। तो ये क्या है, इसमें आपका पूरे जो उनके 14 पॉइंट्स है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आ गए। ठीक है। 14 के 14 याद नहीं करने हैं। अब क्या है कि जो प्रावधान इसमें बात की गई उसके संदर्भ में जो विजेता राष्ट्र हैं आपके, उनका क्या दृष्टिकोण है, ये भी तो देखना जरूरी है ना, कि जो इनका आपका दृष्टिकोण है वो क्या क्या, इनका क्या है दृष्टिकोण, क्या है। आपको टीम याद है ना विजेता राष्ट्र की, बिल्कुल मुंह पे होगी आपके। ब्रिटेन है, फ्रांस है आपका, यूएसए, अमेरिका ही है, रशिया भी इधर ही है, इटली है और जापान है जो बाद में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी टीम जो हारी है आपकी, उसमें जर्मनी है आपका, ऑस्ट्रिया है आपका, हंगरी है आपका, बुल्गारिया है आपका और टर्की है आपका, जो अपन ने सबके संधि के बारे में भी अभी देखा है और आगे अभी उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपन ये देखते हैं कि प्रावधानों के निर्धारण में जो विजेता राष्ट्र थे उनका क्या दृष्टिकोण था। ये जो प्रावधानों के बारे में अपन क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अमेरिका का जो 14 सूत्री सिद्धांत है ये लागू नहीं हो पाएगा मूर्त रूप में। ठीक है। तो ये 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रावधानों को लागू करना चाहेगा कौन, अमेरिका। ठीक है। वहीं जो ब्रिटेन है उसकी प्राथमिकता क्या थी, भैया ब्रिटेन जो है शुद्ध बनिया देश था, वो बहुत ही शांतिप्रिय, वो वहां तक युद्ध को टालता है जहां तक उसका व्यापार आराम से चलता रहे। वो चाहता कि भाई ऐसा है कि हमारी जो नौ परिवहन शक्ति है वो सबसे शक्तिशाली, हमको व्यापार करने दो चुपचाप। ठीक है। तो ब्रिटेन की प्राथमिकता क्या थी, वो ये चाहता था कि जो जर्मनी है ना उसकी जो नौ सैनिक क्षमता है उसको नियंत्रित कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी था वो ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा बाजार था। समझिएगा दृष्टिकोण। अमेरिका क्या चाहेगा कि ये जो 14 सूत्री सिद्धांत है उसके आधार पर विभिन्न प्रावधानों को लागू करना चाहेगा। वहीं पे ब्रिटेन क्या चाहेगा, ठीक है, यूएसए का दृष्टिकोण समझ में आ गया आपको। ब्रिटेन क्या चाहेगा कि ब्रिटेन जो है उसकी प्राथमिकता क्या है कि जर्मनी जो है वो अपनी नौसैनिक क्षमता को अब विस्तार ना करे भैया, उसको नियंत्रित किया जाए, उसको प्रतिबंधित किया जाए। अब देखिए किस तरीके से शोषण चालू होगा जर्मनी का। ठीक है। क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का एक बड़ा बाजार है। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो फ्रांस है वो तो पहले से चली आ रही है, यहां से जो प्रतिशोधात्मक राजनीति है उसको महत्व देते हुए फ्रांस के साथ जर्मनी को वो शक्तिहीन बनाना चाहता था। कौन? फ्रांस जो है उसकी पहले से राइवलरी चली आ रही है ना। ठीक है। आपको मतलब अल्सास लॉरेन वगैरह, आपको बिस्मार्क की घटना, वहां नेपोलियन के टाइम से वो राइवलरी चली आ रही है। तो अब जो है वो बहुत
उच्च स्तर पे वो संघर्ष पहुंच चुका है। तो फ्रांस चाहता था कि अपनी जो प्रतिशोधात्मक राजनीति है उसके तहत प्रतिशोध लेना चाहता था, और वो ये चाहता था कि जर्मनी को बिल्कुल शक्तिविहीन बना दिया जाए। इन्हीं दृष्टिकोणों ने शांति सम्मेलन के प्रावधानों को प्रभावित किया। ये एक अपन ने बैकग्राउंड बना लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भैया जो संधि हुई है उसमें से जो जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सारे कॉन्सेप्ट्स का जो है वो मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है ना। तो इसके प्रावधान देखेंगे अपन। जो वर्साय की संधि होती है, किसके साथ होती है वर्साय की संधि? जर्मनी के साथ होती है, वर्साय की संधि होती है, ठीक है। तो इसके हम प्रावधान की चर्चा करेंगे, और प्रावधानों में अपन देखेंगे कि प्रादेशिक स्तर पे क्या थे प्रावधान, सैन्य स्तर पे क्या थे, और अन्य क्या थे, ठीक है ना। अब देखिए, आप मैप जो है यूरोप का आप देखेंगे जब, तो ये जैसे आपका फ्रांस हो गया, ये आपका जर्मनी वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका पोलैंड हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका लाटविया है ना, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है आपका, यहाँ पर डेनमार्क है आपका, ठीक है, और ये आपका बेल्जियम वाला क्षेत्र है, और ये आपका हॉलैंड है, ठीक है ना। तो और यहां पर आपका ऑस्ट्रिया वाला एरिया है ना। मैप जरूर देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जर्मनी को किस तरीके से कमजोर बनाने की कोशिश वहां पर की गई है, ठीक है। तो प्रादेशिक स्तर पर देखेंगे, फिर वही क्षेत्र का नाम आ जाएगा अल्सास लॉरेन, जो फ्रांस का एक क्षेत्र है, ठीक है, फ्रांस का क्षेत्र है। आपने जब इटली का एकीकरण और जब अपन जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे तो इसको मैंने हाईलाइट भी किया था वहां पर, इस क्षेत्र को, ठीक है। तो फ्रांस का जो अल्सास लॉरेन का क्षेत्र था, फ्रांस को जो अल्सास लॉरेन का क्षेत्र था वो दिया गया फ्रांस को, और 15 वर्षों के लिए जो जर्मनी का एक क्षेत्र था सार, क्या था मतलब सार एक क्षेत्र है जो जर्मन बहुल क्षेत्र था, वो भी दे दिया गया। अब देखिए किस तरीके से यहां से विषाक्त होता जाएगा पूरा माहौल, कि भैया फ्रांस को अल्सास लॉरेन का भी क्षेत्र लौटा दिया गया उसको, और 15 वर्षों के लिए सार एक क्षेत्र है, जगह का नाम है सार, ठीक है, सार एक जगह का क्षेत्र है। ऐसे नामों से अपने को घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं ना। कोई भी नई चीज जब होती है अपन सुनते हैं तो अपने को थोड़ा सा अडेप्टेशन नहीं होता ना, तो अपने को टफ लगता है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, जैसे अपने यहाँ होता है कि भैया लखनऊ है, दिल्ली है, वैसे ही वहाँ की एक जगह है ये, है ना। अल्सास लॉरेन का जो क्षेत्र है वो फ्रांस को लौटा दिया गया, और 15 वर्षों के लिए जो एक जर्मन बहुल क्षेत्र था सार, वो भी उसको दे दिया गया। उसके अलावा क्या किया गया उसमें, कि जो बेल्जियम था, है ना, जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम को एक क्षेत्र है मलमेडी, एक क्षेत्र है वो दिया गया, और एक यूपेन नामक क्षेत्र दिया गया, ठीक है। एक स्लेश्विक नामक क्षेत्र की चर्चा किया था अपन ने डेनमार्क के संदर्भ में, जहां डेन लोग रहते थे, तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह करा के जो उत्तरी स्लेश्विक वाला जो क्षेत्र, स्लेश्विक और होल्स्टीन वगैरह अपन ने देखा था ना मैप में, तो जो उत्तरी स्लेश्विक का जो क्षेत्र है वो डेनमार्क को दे दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो पोलैंड जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और पोलैंड को क्या बोला गया कि समुद्र से पार जाने के लिए उनको एक कॉरिडोर दिया गया, और वो कॉरिडोर कहां से होके जाता था? जर्मनी से। अब देखिए हर जगह से जर्मनी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका लाटविया है, लिथुआनिया है, जो एस्टोनिया है आपका, इनको भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि भैया ऐसा है कि इनको जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दो, तो जो है किसी तरीके से हम लामबंदी कर सकेंगे किसकी? जर्मनी की, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय की अनुमति नहीं दिया गया, ठीक है। तो सारे आप जो देखेंगे इससे एक बहुत ज्यादा जो मतलब हतोत्साहित हो जाएंगे जर्मनी, और उनको क्या लगेगा, यहां पर जर्मनी हमेशा अपोज कर रहा था कि देखिए हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है ना। इसको वो राष्ट्रीय गौरव से संपृक्त कर लेंगे, तभी तो आगे चल के फिर इतनी भीषण तबाही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और भी मतलब इसमें प्रावधान है। वही एक तो आपको पता है कि वो राष्ट्र संघ की स्थापना की बात की गई, ये वर्साय वाले में ही अपन बात करें। उसके अलावा जो है आपका जर्मन उपनिवेशों की देखरेख के लिए एक राष्ट्र संघ नामक संस्था को सौंपी गई उसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। वो न्यास परिषद जैसे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र संघ में जैसे आज आप देखते हैं ना कि यूएन की एक बॉडी है आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको न्यास परिषद बोलते हैं, तो ऐसे ही एक समय वहां पर मैंडेट कमीशन था आपका, अधिदेश आयोग, तो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि भैया जी जो जर्मनी के उपनिवेश है ना इसकी देखरेख अब जर्मनी नहीं करेगा, ये करेगा, ठीक है ना। ये जो है आपका अधिदेश आयोग वो करेगा। तो एक तरीके से सारे के सारे प्रावधानों में जर्मनी ने उसको राष्ट्रीय गौरव से देखे, क्योंकि उसको ये लगा कि हमारी क्या है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी जो बेइज्जती यहां पर की जा रही है, ठीक है। देखिए किस तरीके से पूरी पृष्ठभूमि तैयार होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और यहां पर अगर सैन्य प्रावधान देखेंगे आप, तो जो अब क्या करेंगे, अनिवार्य जो सैन्य भर्ती कानून था जर्मनी का, बोलेंगे भैया ये कानून खत्म करो। दूसरा चीज, ये जो राइन नदी वाला जो क्षेत्र है वहां पर उसको वो लामबंदी करेंगे। राइन
लैंड जो है उसको बोलेंगे कि ये विसैन्यकृत है, यहां पर आप सेना नहीं रखोगे। जर्मन की जो तीनों सेना है आपकी, वायु सेना हो चाहे उनकी स्थल सेना हो या नौसेना हो, तीनों को वो प्रतिबंधित करेंगे, सीमित करेंगे। और यहां पे भी वो क्या करेंगे, जो फ्रांस है और ब्रिटिश हितों को साधा गया। मतलब क्या किया गया यहां पर भी उसको, और इसका अपोज भी करते हैं। जर्मनी बोलता है कि भैया हमको अगर आप सेना नहीं रखने दोगे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अन्य कारणों में आप देखेंगे कि युद्ध हेतु जर्मन को पूर्णतः दोषी ठहराया गया। एब्सोल्यूट वर्ड का यूज नहीं करना है हमको आंसर में, ऐसे लिखेगा कि युद्ध हेतु जो जर्मनी है उसको दोषी ठहराया गया और उसको हर्जाना देने के लिए बोला गया। तो लगभग जो डेटा मिलता है वो 6600 मिलियन पाउंड राशि हर्जाने के रूप में उनके लिए निर्धारित की गई। ठीक है, तो ये वर्साय के संधि के जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे वो देख लिया अपन ने, है ना। अब ऑस्ट्रिया से जो संधि आपकी हुई थी, जो ऑस्ट्रिया से संधि होती है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो ऑस्ट्रिया से आपकी संधि है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है। सब जो चर्चा चल रही है वो पेरिस सम्मेलन, जो शांति सम्मेलन है उसको पेरिस सम्मेलन बोला गया, उसी के अंतर्गत ये पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां चल रही है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पेरिस जो सम्मेलन है उसके दौरान ही ये सब संधियों की बात की जा रही। तो जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि है उसके प्रावधानों की चर्चा कर लिया हमने। अब ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि हुई थी उसका नाम मैंने आपको बताया था कि सेंट जर्मेन की आपकी संधि थी। किसकी? सेंट जर्मेन की संधि थी। तो उसमें क्या किया गया कि ऑस्ट्रिया से जो सर्बिया वाला एरिया है, ठीक है, जो सर्बिया है, और मतलब ऑस्ट्रिया से आपका सर्बिया और बोस्निया और डॉल्मेशिया का क्षेत्र ले लिया गया। ऑस्ट्रिया से सर्बिया, बोस्निया और डॉल्मेशिया का क्षेत्र लेके जो आपका यूगोस्लाविया है ना, यूगोस्लाविया है जो आपका, उसका क्या किया गया, उसकी स्थापना किया गया, उसका गठन किया गया। इसी तरीके से क्या किया गया, जो ऑस्ट्रिया का बोहेमिया वाला क्षेत्र है उसको लेके फिर चेकोस्लोवाकिया का गठन किया जाएगा, जिसमें चेक और स्लोवाक जो है बाद में अलग अलग भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया से बोहेमिया वाला क्षेत्र लेके चेकोस्लोवाकिया का गठन किया गया, और सर्बिया से आप वहां देखेंगे तो बोस्निया और डॉल्मेशिया वाले का क्षेत्र लेके यूगोस्लाविया का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस देख जाइएगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि क्या है कैसा है। वर्साय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि मान लीजिए कहीं पर 3 नंबर में, 2 नंबर में, किसी मेंस के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हंगरी से संधि की बात करेंगे, तो अगर हंगरी से बात करें अपन तो त्रियानो की संधि उसको बोला जाता है नाम। और उसमें क्या किया गया कि हंगरी से जो एरिया था आपका स्लोवानिया, और क्रोएशिया का जो एक क्षेत्र था आपका यूगोस्लाविया को दे दिया गया। ठीक है ना। हंगरी से जो स्लोवानिया और क्रोएशिया वाला क्षेत्र था वो किसको देंगे, यूगोस्लाविया को दे दिया गया। यही है सीमाओं का सीमांकन जो अपन पुनर्निर्धारण की बात करते हैं। ठीक है ना, वो कहीं अलग से नहीं पढ़ा जाता। और स्लोवाकिया का जो क्षेत्र था वो चेक रिपब्लिक को दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो जो आपका टर्की से जो आप संधि देखेंगे, तो टर्की से जो मिडिल ईस्ट वाला जो उसका एरिया है वो लेके भैया राष्ट्र संघ को दे दिया जाएगा। ठीक है, यही सब कारण है। आगे आप अरब स्प्रिंग और अरब राष्ट्रवाद वगैरह देखेंगे तो राष्ट्र संघ द्वारा उनके देख रेख की जो जिम्मेदारी दी गई ना, वो किसको दे दी गई, ब्रिटेन और फ्रांस को दे दी गई। और जो आपका उत्तर पूर्वी अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं आप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसको तुर्की से पूर्णतः अलग कर दिया गया। और इन क्षेत्रों पे पता है किसका नियंत्रण दे दिया गया, आप सोचिए, वही है आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है और इटली का नियंत्रण वहां पर कर दिया गया, उसको तुर्की से पूर्णतः अलग करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप बस समझ लीजिए कि किस किस तरीके से यहां पर समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब अपन देखेंगे कि जो ये वर्साय की संधि हुई है जर्मनी के साथ, उसमें जर्मनी को आपत्ति क्या थी। आपत्ति होगी, जर्मनी बोलेगा कि भैया ये जो संधि है ये संधि नहीं है, ये आरोपित की गई है, हमको प्रेशर बना के दबाव में लाके ये संधि हमारे ऊपर क्या की गई है, थोपी गई है। ठीक है ना, इस चीज को समझिए। इसमें क्या है कि जर्मन प्रतिनिधियों ने बोला कि हमको अपना पक्ष रखने की भी अवसर नहीं दिया गया है। ठीक है, यह बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, और उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो बिल्कुल अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है। ठीक है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि जर्मनी के संदर्भ में जो राष्ट्रवाद और जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है उनकी उपेक्षा भी की गई है। इसके लिए एग्जाम्पल में आप देख लेंगे कि भैया जो सार का क्षेत्र है, जो जर्मन बहुल क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन, वो क्षेत्र आप फ्रांस को दे दिए। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को बोल दिए कि आप, ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी में विलय से उसको रोका गया। पोलैंड को, वो जो जर्मनी वाला क्षेत्र था वहां से होकर जाने के लिए, समुद्र के रास्ते से वहां जाने के लिए आपने कॉरिडोर भी दे दिया। तो हमारी तो संप्रभुता ही आपने छीन ली,
है, तो हमारे साथ आप अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी जो है आपत्ति जो है वो जर्मनी अपनी दर्ज करा रहा है। जर्मनी ये भी बोलता है कि जो उपनिवेशों की समस्या है उसके समाधान के लिए आप बोले कि भैया ये सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के क्या बोल रहे हो कि आप लोकतंत्र के, पूंजीवाद के, लोकतंत्र के, उदारवाद के समर्थक हो, और आपने उपनिवेशों की समस्या का कोई भी समुचित समाधान नहीं किया, और जो हमारे उपनिवेश थे उसको भी दूसरे लोगों के नियंत्रण के लिए आपने दे दिया, और जर्मन उपनिवेश को आप राष्ट्र संघ जो अपन अभी मैंडेट कमीशन पढ़ रहे थे ना उसको सौंप दिया गया, तो उसमें आपत्ति करेंगे वो। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जर्मन सैनिकों की संख्या आपने इतनी काट दी है, इतनी कम कर दी है ना, कटौती कर दिया है आपने, और जर्मनी का अपमान किया है, इससे सैनिकों से जो शांति व्यवस्था रखने में, मतलब भाई सैनिकों का मतलब यही तो नहीं होता कि बाहर युद्ध करने के लिए ही सैनिक रखे जाते हैं। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो आपकी सैन्य व्यवस्था स्थापित की गई थी जर्मनी में, आपने उसको भी तहस नहस कर दिया। तो जब इतनी आपकी सैन्य शक्ति को घटा दिया जाएगा तो हम जर्मनी की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, तो जर्मनी की सुरक्षा ही असंभव हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने बोला कि युद्ध हेतु केवल जर्मनी को आपने दोषी ठहराया है ना, तो ये केवल आप दोषी जब जर्मनी को ठहरा देंगे, और मुआवजे का निर्धारण भी आपने मनमाने तरीके से किया है, तो ये सारे जो हैं आपके आपत्तियां हैं वो जर्मनी की हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ चीजें समझ लीजिए कि वर्साई की संधि के प्रति जो जर्मन जनता है, ठीक है, जो जर्मन की जनता है, जर्मनी जो जनता है, उसमें व्यापक असंतोष था, जिसका लाभ आगे चलकर हिटलर को होगा। हिटलर भी सेना में थे, फिर यहां से निकलेगा तो फिर वो आगे पूरा सिस्टम बिठा देगा अपना, है ना। वो वही है कि फिर आप देखेंगे ना जो फांसीवादी सरकार, नाजीवाद, जो आप देखते हैं क्रूरता और निशंसता का जो पीक पहुंचता है, वो हिटलर इन्हीं अवसरों का क्या करेगा, दोहन करेगा। ठीक है, 1918 में जो अपन ने पहले भी बात की कि जर्मनी में जो वाइमर में एक मतलब वाइमर रिपब्लिक, एक समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। किसकी? समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। तो उन्हीं के नेताओं ने ये वर्साय की जो संधि थी उस पर वो हस्ताक्षर करेंगे। अब इस समय रूसी क्रांति हो जाती, समाजवादी विचारधारा जो है उसको बहुत ज्यादा क्या लोकप्रिय हो जाती है। तो वहां पर जो सरकार होती है ना, कि भाई कोई ना कोई तो जर्मनी की तरफ से कोई सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई गया होगा ना, जिसने साइन किया होगा वर्साय की संधि पर। तो कौन करता है? वहां की जो वाइमर रिपब्लिक, जो एक वाइमर रिपब्लिक जो थी समाजवादी सरकार, वो हस्ताक्षर करती है। ठीक है, अतः जब भी इस संधि की आलोचना होगी तो इस वाइमर जो रिपब्लिक है उसकी भी आलोचना की जाएगी, और इसी को हटा के फिर हिटलर वहां पर शासक बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो पेरिस सम्मेलन है हमारा, उसकी उपलब्धियां क्या है। ठीक है, और जो इसकी आलोचना होगी वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप क्या होगा, मेनली वही कारण होगा। अब देखिए उपलब्धियों में अपन देखें तो इसमें क्या है कि इतना असंतोष व्याप्त था, इतनी ज्यादा विषाक्त राजनीति का जो चरण चल रहा था इस समय, सबके बीच राइवलरी चल रही थी। तो उन समकालीन परिस्थितियों में तो पहली बात संधि होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। दूसरी चीज ये कि शांति व्यवस्था के लिए राष्ट्र संघ नामक जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन होता है। हालांकि ये सफल नहीं होगा, इसीलिए तो फिर आगे चल के 45 में आपका यूएन की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद इसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपकी उपलब्धि मानी जाती है, वो जो गुप्त संधियां या जो गुप्त कूटनीति थी उसको महत्व देना अब यहां पर बंद कर दिया गया, जो गुप्त कूटनीति थी। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ समझौते किए गए। ठीक है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीमा तक या बहुत सीमाओं तक जो पुनर्निर्धारण किया जा रहा था राष्ट्रों का, उसमें आपका आत्मनिर्णय, ठीक है, और राष्ट्रीयता के विचारों को भी प्राथमिकता दिया जा रहा था। ठीक है, दिया जा रहा था। अब आलोचना पढ़ेंगे अपन, और जो आलोचना है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यही सब आलोचना जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके आगत के रूप में, इनपुट के रूप में काम करेगा। तो सबसे बड़ी विफलता तो यही है ना इसकी, कि भैया अगर आप सफलतापूर्वक संधि कर लेते सबके बीच में, अगर आप सामंजस्य बिठा लेते, तो 20 वर्ष बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही कि 1939 से स्टार्ट हो गया जो आपका। तो सबसे बड़ी आलोचना तो यही कि 20 वर्षों बाद सेकेंड जो आपका वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध है, उसकी शुरुआत हो जाती है। वो पेरिस सम्मेलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विफलता के रूप में जाना जाता है। दूसरा ये कि इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है, बोला ये जाता है कि जो प्रतिशोध आधारित जो राजनीति के बीज लगाए गए थे, है ना, उसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर का उदय होता है ना। तो हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि को भी इसी सम्मेलन के जो परिणाम है उससे संपृक्त करके जोड़ के देखा जाता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आलोचना इसकी मानी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भैया उपनिवेश जो उपनिवेश थे आपके, उनकी समस्याओं का
कोई समुचित समाधान नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए फिर जो द्वितीय आपका विश्व युद्ध होता है उसमें जो गुट बनता है उसमें जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ बन के गुट बना लेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक थे उनके भी जो समस्या का यथोचित समाधान नहीं, कुछ उस जगह मतलब उस ओर बढ़ा गया लेकिन उनका कोई यथोचित समाधान नहीं किया गया। उसके अलावा जो राष्ट्र संघ है वो किसी एक मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करने में उसको ये जो है असफल रहा, ये भी एक आलोचना है इसकी। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो ये मेन मुद्दा लेके चल रहे थे कि भैया राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है उसका सही संदर्भों में पालन नहीं किया गया। ठीक है, और यही जो आलोचना है वही पेरिस सम्मेलन की जो मतलब ये जो पेरिस सम्मेलन हो रहा है, जो शांति सम्मेलन किया जा रहा है, जहां संधि वगैरह की जा रही है, तो इनकी जो आलोचना है वही आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है और जो पेरिस सम्मेलन है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे कि भैया आगे जो आपका रूसी क्रांति है, तो उसके पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो समाजवाद है, ठीक है, या साम्यवाद है, जो है क्या, है ना, इसको मतलब लेमैन की लैंग्वेज में एक बार समझ लेते हैं क्योंकि अब ये बार बार आएगा, है ना, तो थोड़ा इसकी अवधारणा समझ लेते हैं कि ये संकल्पना है क्या। ठीक है, तो जो ये आपका समाजवाद है और साम्यवाद है उसको ऐसे समझ के चलिए, मैंने पहले भी बताया कि जो पूंजीवाद है उसकी जो कमियां थी, है ना, जो पूंजीवाद का दौर चला आ रहा है उसके विकल्प के रूप में समाजवाद और साम्यवाद, इसमें आपने कार्ल मार्क्स जी का नाम सुना होगा, है ना, बहुत ही मतलब क्रांतिकारी विचारक हैं, उन्होंने पूरे विश्व को एक तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, तो समाजवादी जो विचारधारा का बल है ना, जैसे अपन अपने संविधान में देखते हैं, बोलते नहीं कि सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का जो आशय है वो किससे लिया जाता है, समाजवाद से लिया जाता है, उसी को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना बोली जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने पर जो बल दिया जाता है, इसी को समरी माना जाता है कि जो समाजवादी विचारधारा का बल होता है उसमें जो मजदूर वर्ग है और जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब जो आपके वंचित तबके के लोग हैं, जो आपके वंचित वर्ग के लोग होते हैं, उनको सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने पर जिस विचारधारा के अंदर बल दिया जाता है उसको बोला जाता है समाजवादी विचारधारा। मतलब आप समझ गए हैं कि समाजवादी जो विचारधारा है उसका क्रक्स क्या है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने पर उसमें बल होता है। ठीक है, अब जो साम्यवाद है उसका, इनके प्रणेता कौन है, प्रमुख जो समाजवादी विचारक हैं वो मार्क्स। साम्यवाद का मतलब ये है कि जो है यही चीज, इसमें क्या है, क्रांति, सशस्त्र क्रांति पर वो बल देंगे। ये बोलेंगे कि जो मजदूर हैं आपके और जो आपके वंचित वर्ग हैं उनको सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए क्रांति, मतलब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सेम है कि सामाजिक आर्थिक न्याय ही प्राप्त कराना है, लेकिन जो ये सामाजिक आर्थिक जो न्याय है वो प्राप्त कैसे होगा, किस मार्ग से होगा, तो बोले भैया कि जो हिंसात्मक क्रांति होगी ना उसी के द्वारा क्या है, उनको सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये जो है दोनों में फर्क है, बाकी दोनों का जो अर्थ है, लक्ष्य है वो सेम है, सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना। ठीक है, तो अब लेकिन जो आपके मार्क्स जी ने जो साम्यवाद के अंतर्गत राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो उसमें वो बोलेंगे कि राज्य कैसा होना चाहिए, है ना, देश में, तो राज्य एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं कि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा, राज्य विहीन होगा वो, और वर्ग विहीन नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे इतिहास को बांट के बताते हैं ना दो ही वर्ग में, कि जो आपका पूंजीपति वर्ग है उसको वो बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, और उसके अलावा जो है आपका सर्वहारा, मतलब सब कुछ हारा, प्रोलेटेरिएट भी बोला जाता है इंग्लिश में, सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित, मतलब दो वर्ग, एक शोषक और शोषित। उन्होंने बहुत बढ़िया जो है इतिहास की व्याख्या की है। यहां पे हमको उसकी थ्योरी पे पूरी नहीं जाना है ना, कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़ने लगे, हमें क्रक्स देखना है, हिस्ट्री के हिसाब से हमको इसको देखना है ना, तो इसी को साम्यवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 चरण हैं आपके समाजवाद के, बहुत डिटेल में नहीं, मैं एक रोड मैप बता रहा हूं आपको ताकि एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए, ताकि अपन आगे रूसी क्रांति को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो जो आपका पहला चरण था इसको बोला जाता है कि 1800 से लेकर 1850 का चरण था, इसको यूटोपियन समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या किया गया कि मेनली मजदूरों की स्थिति बेहतर करने की बात की गई, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कोई मतलब वैज्ञानिक आधार नहीं बताया गया, इसलिए मार्क्सवाद ने इनको संज्ञा दी, मतलब कार्ल मार्क्स ने उनको संज्ञा दी कि भैया ये काल्पनिक समाजवाद है, ये हवा में बात कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये पहला चरण के जो समाजवादी थिंकर्स है उनको ये संज्ञा दी जाती है। समाजवाद का जो पहला चरण है वो 1800 से लेकर 1850 को माना जाता है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई तो पूंजीवाद आ गया, तो पूंजीवाद के ही जो मतलब पूंजीवाद के कारण जो शोषण हो रहा था मजदूरों का,
ठीक है, और मजदूर वर्ग का, और जो आपके वंचित वर्ग के लोग हैं, तो उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए विकल्प के रूप में क्या आएगा? समाजवाद। तो पहला जो चरण होगा उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक समाजवाद। जो दूसरा आपका चरण है जिसको वैज्ञानिक समाजवाद भी बोला जाता है, मार्क्स ने बहुत अच्छे तरीके से तथ्यों के माध्यम से और पूरे मतलब इतिहास के कालखंड को दो वर्ग में डिवाइड करके उन्होंने प्रूफ किया कि ऐसे ऐसे शोषण हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 1850 से जो 1880 का दशक है इसको बोला जाता है सेकंड चरण समाजवाद का। इसको मार्क्सवाद की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दास कैपिटल है जो 1867 में, और एक मतलब 1867 में, और एक 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो लिखते हैं, और उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों की व्याख्या करते हैं। तीसरा जो चरण है आपका वो 1880 से लेकर 1917 तक माना जाता है। कहां तक? क्योंकि ये मील का पत्थर वाला है ना आपका रूसी क्रांति, ठीक है, युगांतकारी बिल्कुल परिवर्तन है वो। तो ये क्या है आपका 1917 तक। यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल नई चीज आपको दिखाई देगी, जिसको आपने एक शब्द सुना होगा, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद। देखिए मार्क्स जो है वो बिल्कुल रिजिड है, वो किसी भी तरीके से कोई भी लोकतांत्रिक उपागम को अपनाने का मतलब मत में नहीं थे। उनका मत ही नहीं था कि भैया किसी भी तरीके से मतलब इस तरीके की व्यवस्था की जाए। अब मध्यम मार्गी आ जाएंगे। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन में, फ्रांस में आप देखेंगे। तो अगर यूरोप की बात करें तो वहां जो मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद और जो समाजवाद है, इस दोनों के जो तत्व हैं उनका प्रभाव वहां देखा जाएगा। फेबियन समाजवाद, उसमें आप ऐसे समझिए कि उसमें लोकतांत्रिक जो उपागम है ना उनको भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चरण माना जाता है वो आपका 1917 से 45 के बीच माना जाता है, जिसमें मार्क्सवादी सरकार, क्योंकि जो मार्क्स का जो सफलतम प्रयोग है वो कहां पर देखने को मिलेगा, उसकी जो मतलब परिणाम जो है उसका मूर्त रूप में जो देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा? वो तो आपका रूसी क्रांति में ही देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, तो वो आपका रूसी क्रांति में देखने को मिलेगा जो लेनिन की सरकार से आप देखते हैं। ठीक है, तो मतलब जो 1917 से 45 का जो चरण है उसमें मतलब ये लास्ट चरण के रूप में वहां पर क्या करते हैं अपन उसको पढ़ते हैं। उस 1906 में आप देखेंगे कि यूरोप में कैसा प्रभाव मतलब दिखने लगता है मार्क्सवाद का, समाजवाद का। तो ब्रिटेन में 1906 में जाके लेबर पार्टी की सरकार भी बन जाती है, और समाजवाद का, मार्क्सवाद का प्रभाव आप हमारे भारत में भी और सारे पूरे विश्व में प्रसार हो जाता है। क्योंकि मार्क्स बोलते हैं कि जो हमको व्यवस्था बनानी है ना, ये जो साम्यवाद स्थापित करना है वो वैश्विक स्तर पर करना है, ये किसी मतलब किसी भी देश या राष्ट्र की सीमा तक प्रतिबंधित नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो आप देखिए तीन चीजें आप याद रखिएगा, एक तो पूंजीवाद हो गया जो मुनाफा केंद्रित है, अहस्तक्षेप की नीति, उसमें निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। एक आपका समाजवाद हो गया और एक आपका मार्क्सवाद हो गया। आपको इतना समझ में आ गया हो, मार्क्सवाद साम्यवाद एक चीज है। ठीक है, तो अब कारण क्या रहा होगा समाजवादी विचारधारा के उदय का कारण? अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि भैया जो ये औद्योगिक क्रांति हुई उसके कारण क्या हुआ कि शहरों की तरफ जो गांव के मतलब श्रमिक वगैरह थे वो रोजगार की तरफ तलाश में कहां गए? शहर गए। तो वहां पर क्या हुआ? उनकी स्थिति खराब हुई। दो नए वर्ग आ गए आपके, कौन कौन से? एक पूंजीपति वर्ग जो उद्योगपति हैं जिनको ये बुर्जुआ बोलते हैं मार्क्स, और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग जिनको बोला जाता है क्या, उन्होंने जो संज्ञा दी है सर्वहारा, सब हार गया वो। ठीक है, तो संसाधनों पर किसका संकेंद्रण होगा, किसका नियंत्रण होगा? उद्योगपतियों का। ये सब चर्चा कर चुके हैं। जो वहां पर अपन औद्योगिक क्रांति में चर्चा किए थे ना, वही इसके उदय का कारण होगा। जो उसकी कमियां होंगी उसी के कारण ये समाजवादी विचारधारा आएगी। तो भैया जो सारे संसाधन थे उस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का, कुछ भी बोल लीजिए उनको। ठीक है, तो समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। वहीं पर अगर आप श्रमिकों की स्थिति देखेंगे तो उनकी स्थिति दयनीय होती जाएगी और अत्यंत दयनीय होती जाएगी। ठीक है, तो जिन राष्ट्रों में औद्योगिकरण का प्रसार जितनी तेजी से हुआ वहां पर मतलब जिन भी राष्ट्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी ना, प्रथम चरण दूसरा चरण अपन देख रहे थे, तो ये जो आपका औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है, तो जिस जिस राष्ट्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया मूर्त रूप आकार ग्रहण करती जाएगी वहां पर सब जगह श्रमिकों की जो शोषण की जो प्रक्रिया है कमोबेश एक जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक है, आप देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके पश्चात यूरोप में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके लिए जो भी आंदोलन हो रहे थे उसमें श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही थी। ठीक है, लेकिन जब आंदोलन सफल हो जाता था और जब आंदोलन सफल हो जाता था तो अधिकारों की बात आती थी, तो उसमें श्रमिकों को महत्व नहीं मिला। उसमें किसको? जो ये आपके मध्य वर्ग थे, और जो मध्य वर्ग के अलावा जो उच्च वर्ग थे वही सारा का सारा फल और परिणाम, जो उसके सकारात्मक जो भी परिणाम थे वो उनका उपभोग कर रहे थे। तो वहां श्रमिकों को महत्व नहीं मिला था, है ना। आप देखिए वहां पर अपन ने चार्टिस्ट आंदोलन की बात की थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फिर जाके 19वीं सदी के मतलब
अब अंत में बिल्कुल जाके और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इनको अधिकार वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के साथ ही जो आपका लेसिस फेयर जो है, आपका अहस्तक्षेप का सिद्धांत, एडम स्मिथ जी का नाम आपने सुना होगा। अहस्तक्षेप मतलब किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। वो बोलते थे ना इनविजिबल हैंड, मतलब अदृश्य जो हाथ है वही न्याय कर देगी, देश की इकोनॉमी चला देगी। मतलब डिमांड और सप्लाई, भैया डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़, मतलब किस चीज़ का उत्पादन करना है, किस चीज़ का नहीं करना है ना। पूंजीवादी देश का क्रक्स यही होता है। बाद में कल्याणकारी राज्य की उसमें अवधारणा जुड़ेगी, जब समाजवादी, जब विचारधारा का प्रभाव वहां पर देखा जाएगा, तभी सामाजिक कल्याण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मूर्त रूप अपने को देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो ये आपका अहस्तक्षेप की जो विचारधारा है वो लोकप्रिय होती है, तो इस विचारधारा के प्रभाव में भी राज्य ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कोई यथोचित उपागम नहीं उठाया कि भैया उनके जो कार्य करने की दशा है उसको उनके अनुकूल किया जाए, है ना, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उनके जो कार्य के जो अवधि है, दिवस हैं, उनको कम किया जाए, उनको अवकाश दिया जाए, उनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, है ना, उनके मतलब रहने रहवास की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो ऐसी कोई भी मतलब सुधार हेतु कोई समुचित कदम नहीं उठाए गए थे, है ना। इसी कारण से फिर आगे चल के समाजवाद साम्यवाद जो है आपके सामने आएगा। तो इस पृष्ठभूमि में क्या हुआ कि सर्वप्रथम जो आपका ब्रिटेन है, देखिए सबसे पहले जब कोई क्रांति वंती होती है सबसे पहले सुधार कर लेता है ब्रिटेन। मैंने बोला ना कि मतलब टोटल बेहतरीन बिजनेसमैन है वो, उसको बहुत युद्ध से मतलब नहीं है, उसको व्यापार से मतलब था। इसीलिए हर चीज़ में अग्रणी और सबसे ज़्यादा लाभ जो अर्जित करेगा वो ब्रिटेन ही कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सबसे पहले वहाँ पर जो विचारक थे उन्होंने मजदूरों की दयनीय दशा के बारे में लिखना चालू किया। क्या बोल रहे हैं कि जब भी कहीं पर कोई भी क्रांति होती है या कोई भी विचारधारा लोकप्रिय होती है तो उसमें प्रबुद्ध वर्ग जो थिंकर्स हैं वो जब तक लिखेंगे नहीं ना, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक मतलब वहां पर उसको मूर्त रूप नहीं आप ग्रहण करते देख सकते हैं, मूर्त रूप मूर्त आकार आप नहीं लेते देख सकते हैं उसको। तो इसमें भी कुछ प्रबुद्ध लोग थे जो थिंकर्स थे, वो लगातार लिख रहे थे, मजदूरों की दशा में सुधार की के लिए आवाज उठा रहे थे। उसमें से आप कुछ नाम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइमन है, लुई ब्ला है, फोरियर है ना, तो और एक आपके रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, तो ये जो आपके साइमन फोरियर हैं और लुई ब्ला हैं, ये दोनों फ्रांस के हैं, रॉबर्ट ओवन आपके ब्रिटेन के हैं। फर्स्ट फेज में यहाँ पे आप समाजवाद के थ्रू जो मजदूरों की दशा में सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। होता था ना, जैसे हमारे यहाँ मांग हुई, थोड़ा सा कुछ अधिकार दे दिया, 1892 वाला एक्ट आया तो उसमें बोले कि अच्छा ठीक है भैया तुम बजट में बहस कर लेना, है ना, फिर धीरे धीरे अधिकार दे देंगे। मतलब वो लॉलीपॉप दे दिए और उसको टाल दिए कि भैया हमारे खिलाफ कोई क्या ना हो, विद्रोह ना हो। 1857 की क्रांति आएगी तो बोलेंगे भैया अब जो है आपका क्राउन का शासन स्थापित हो गया, अब आपका ना वेलफेयर करेंगे हम। उसी तरीके से उनकी वहां भी डील चल रही है कि वो उन्होंने देखा कि माहौल खराब हो रहा है तो वो क्या किए कि आवाज उठने लग गई, तो दबाने के लिए जैसे रॉबर्ट ओवन है, साइमन फोरियर है, लुई ब्लॉ है ना, तो रॉबर्ट ओवन आपके ब्रिटेन वाले हो गए और फ्रांस जो है आपका, फ्रांस के ये फोरियर और लुई ब्लॉ। तो ओवन ने क्या बोला कि मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने बोला कि राज्य और उद्योगपतियों से बोला कि भैया उदार नीति अपनाओ आप। ठीक है, लेकिन ओवन खुद भी जो थे वो उद्योगपति थे और स्वयं उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जैसे अब उदाहरण प्रस्तुत किया तो क्या वेलफेयर के लिए किए होंगे वो मजदूरों के लिए, उनके थोड़ा वेतन बढ़ा दिए, ठीक है ना, उनके जो कार्य अवधि के घंटे थे उसमें कमी कर दिए, कुछ मनोरंजन की सुविधाएं उनको दे दी, साप्ताहिक मतलब अवकाश दे दिया। ठीक है, ये पहले चरण की बात कर रहे हैं अपन जो यूटोपियन समाजवाद की है। पहले मैंने कहानी बताई है, उसके बाद मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं उसको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्रेंच विचारक थे आपके फोरियर, कौन, फोरियर, तो फोरियर ने बोला कि भैया ये जो सहकारी समितियां हैं उसके द्वारा उत्पादन किया जाए, है ना। इससे तो क्या हो रहा है कि बस पूंजीपति वर्ग के पास सारे संसाधनों का संकेंद्रण हो रहा है, उन्हीं का स्वामित्व बना हुआ है। तो किस तरीके से आप समानता समता स्थापित करोगे, किस तरीके से कल्याण करोगे जनता का, मजदूर का। ठीक है, इसी तरीके से लुई ब्लॉ ने भी, लुई जो ब्ला है वो भी आपके फ्रांसीसी विचारक है, तो उन्होंने भी बोला, ऐसे ही विचार रखे। उन्होंने बोला कि ये जो आपका कल्याण है ये संभव मूर्त रूप तभी प्राप्त करेगा जब इनके कल्याण के लिए प्रभावी आयाम उठाए जाएंगे। लेकिन आप इनमें देखेंगे कि कोई भी, इनने बोल दिया कि भैया इनका कल्याण किया जाए, इनके लिए अच्छे काम किए जाएं, लेकिन ये नहीं बताया कि किन आधारों पर, किस आयाम पे किया जाए। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया, है ना, कोई प्रमाण साक्ष्य के रूप में जैसे वैज्ञानिक आधार बताते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो उन्होंने बोला कि ये तो कल्पना लोक की बातें हैं, यूटोपियन बातें हैं। इसी संदर्भ में मार्क्स ने इनको कल्पनावादी, काल्पनिक या यूटोपियन समाजवादी कहा है। ठीक है, हालांकि इनका देखिए जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, जैसे समाजवादी विचारधारा के विकास में इनको एक आधार
मतलब आधारभूत विचारकों के रूप में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस विचारधारा की कम से कम नींव तो रखी और इस चीज को खुद कार्ल मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कम से कम ये तो बताया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, इसमें शोषण होगा ही, इससे इनइक्वालिटी आएगी ही। आज भी देख लीजिए आप कि आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, जो आज पूंजीवादी ही चरण है हमारे यहाँ भी और सारे विश्व में भी। आप देख ले, चाइना भी कितना बोल ले, ठीक है ना, कोई भी मतलब वो विकृत रूप है, सब मिक्स्ड है सारी चीजें, वो आगे डिस्कस भी करेंगे अपन। तो इनइक्वालिटी पूरी तरीके से नहीं खत्म किया जा सकता है ना, कि सबको समान कर दें, वो मतलब कंपटीशन के भी अपोज में चला जाता है। चलिए उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे अपन। तो इसमें क्या है कि समकालीन जो राजनीति थी उस पर भी ये जो यूटोपियन समाजवादी थे उनका कोई इंपॉर्टेंट प्रभाव नहीं देखा गया। इसके कारण ही जो ब्रिटेन और फ्रांस था, वहाँ जैसे जो ब्रिटेन फ्रांस जैसे औद्योगिक राष्ट्र थे उसमें ना तो मजदूरों को इस चरण में कोई अधिकार दिया गया, ना कि उनकी दशा हेतु कोई यथोचित कदम उठाया गया। ठीक है, अब दूसरा चरण जो है आपका मार्क्सवाद वाला चरण है, जिसको आप मार्क्सवाद का चरण बोल लीजिए, है ना। एरा आपका वही 1850 से लेके 80 तक वाला चरण है, तो इसको मार्क्सवाद बोल लीजिए, आप साम्यवाद बोल लीजिए, इसको आप वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। इसमें दो बुक्स अपन ने पहले चर्चा कर ली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला, इस विचारधारा की उन्होंने नींव रखा, और दास कैपिटल नामक किताब में उन्होंने विकल्प की बात की और विकल्प के रूप में बोला कि साम्यवादी व्यवस्था ये जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ऐसे ऐसे आप साम्यवाद की स्थापना करोगे और पूरे विश्व में स्थापना करना है, किसी राष्ट्र विशेष के संदर्भ में इसको प्रतिबंधित नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें वही है जो अपन ने डिस्कस किया कि साम्यवाद की स्थापना, मार्क्सवादी विचारधारा का जो लक्ष्य था वो क्या था, साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना, जहां कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब समान होंगे, एक आदर्श की स्थिति है। ठीक है, वो भी तो इस दिशा में मजदूरों के लिए उन्होंने दो संज्ञा का यूज किया। एक तो मतलब दो वर्ग बांटा था ना उन्होंने, एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग। जो बुर्जुआ है आपका बॉर्जगीज बोला जाता है इसको तो इंग्लिश में, तो ये बुर्जुआ का मतलब वही पूंजीपति वर्ग हो गया, औद्योगिक वर्ग जो उद्योगपति वाला वर्ग है, और ये मजदूर वाला सर्वहारा जो सभार्ग है। तो ये संज्ञा दी उन्होंने और उन्होंने बोला कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से कोई भी जो देश है जहां पर औद्योगिकरण है, तो जब औद्योगिकरण है आपका, जब वो वहां पर पीक में पहुंच जाएगा, चरम में पहुंच जाएगा, तो वहां पर शोषण भी मजदूरों का चरम में पहुंच जाएगा, है ना। तो जब चरम में पहुंच जाएगा तो उसके खिलाफ असंतोष व्याप्त हो जाएगा, तो जब खूब असंतोष व्याप्त हो जाएगा तो वही जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा है, वो सशस्त्र क्रांति करके उनको उखाड़ फेंकेंगे और वहां पर फिर राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसे वो साम्यवाद की संज्ञा देते हैं, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस उन्होंने वहां पर डिफाइन की। मजदूरों की सरकार को मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा। क्या बोला कि उन्होंने बोला कि सर्वहारा का अधिनायकवाद की उन्होंने संज्ञा दी। ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति होगी, है ना। इस चीज को बदल देंगे लेनिन, है ना, वो किसानों को यूज कर लेंगे। वहां पर देखेंगे अपन कि किस तरीके से अपने मतलब विचारधाराओं में किस तरीके का संशोधन करते चले गए। आज भी जो आप डिबेट देखते हैं ना कि हम मार्क्सवादी सरकार हैं, हम समाजवादी हैं, तो आप बिल्कुल ओरिजिनल थीम से अलग हटके देखेंगे। देखिए पूरी तरीके से भिन्न तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको संशोधित किया गया है। उन्होंने बोला था कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति होगी। ठीक है, और इस तथ्य को उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर प्रूफ भी किया, इसलिए इसको बोला उन्होंने कि भैया ये वैज्ञानिक समाजवाद है। जैसे उन्होंने यूरोप की हिस्ट्री का, जो आपका प्राचीन यूरोप था, उसका एग्जाम्पल लिया उन्होंने बोला कि जो दास होते थे आपके, दासों ने मालिकों की सत्ता को चुनौती दी थी। कब? प्राचीन यूरोप में। मध्ययुगीन यूरोप जो था उसमें अर्धदास जो थे उन्होंने सामंतों की सत्ता को चुनौती दी। तो आधुनिक काल में मजदूर और पूंजीपति जो हैं, ये जो दो वर्ग हैं, इसमें मजदूर पूंजीपतियों की सत्ता को चुनौती देंगे, इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया, क्योंकि उन्होंने तर्क के आधार से इसको प्रमाणित किया। ठीक है, इस ऐतिहासिक संदर्भ में जो एक संज्ञा मतलब दी जाती, बोला जाता है ना ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या, है ना। ठीक है, तो उन्होंने फिर बोला कि प्रत्येक काल को उन्होंने दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। एक तो बोले कि एक वर्ग होता है शोषक और एक होता है क्या, शोषित। एक वर्ग होता है शोषक और एक होता है शोषित। तो शोषक वाला वही है जो आपका बुर्जुआ, और शोषित जो हो गया आपका वो क्या है, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे मतलब सिलेबस में लिखा गया है कि इस जो व्यवस्था जो है आपकी, समाजवाद है या साम्यवाद है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, तो इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ा, किस तरीके से इसने समाज को प्रभावित किया, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है मेंस के लिए, कॉन्सेप्चुअल बेसिस में, कि भैया अवधारणात्मक जो हमारी पकड़ है वो कहाँ पर होनी चाहिए हमको, तो समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके प्रभाव स्वरूप जो भी पूंजीवादी राष्ट्र थे
आज आप कोई भी पूंजीवादी राष्ट्र उठा लीजिए, देख लीजिए पूरी जगह, तो हर जगह मजदूरों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं, है ना, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, है ना, उनको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा किया जाए कि उनको मतलब फायर ना किया जाए उनको बिना बताए। इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं ना, हर 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 राष्ट्र में उस तरीके के आयामों को मूर्त रूप प्रदान किया गया पूंजीवादी राष्ट्रों में। तो ये किसका प्रभाव, ये समाजवादी और जो मार्क्सवादी विचारधारा उसी का तो प्रभाव है कि जो लोकतांत्रिक पूंजीवादी राष्ट्र थे वहां पर भी मजदूरों की मतलब दशा में सुधार के लिए कदम उठाए गए। जैसे अपने से भी आप लिख सकते हैं ये कि सोच सकते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है ना, उनको मत देने का अधिकार दिया गया, मतलब राजनीतिक अधिकार दे दिया गया, मत देने का अधिकार। ठीक है, फ्रांस में, ये ब्रिटेन में किया गया दोनों काम। उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रांस में भी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया और मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया, बीमा, वेतन वृद्धि इत्यादि सुविधाएं दी गई वहां पर। ठीक है, और इसके अलावा क्या किया, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा, मार्क्सवादी मतलब जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, उसका समकालीन समाज पर प्रभाव अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो मार्क्सवादी आपके संगठन हैं उनकी स्थापना देखी जाएगी, और उसके अलावा मजदूरों की संस्थाओं के मध्य जो मार्क्सवादी संगठन है और जो मजदूरों की जो संस्थाएं जो अब स्थापित हो रही हैं उसके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आप देखेंगे ना कि यहाँ से मैडम भीका जी कामा जाएंगी वहाँ पर पेरिस, वहाँ पर है ना, पेरिस कम्यून जो इंटरनेशनल होता है उसमें वो भागीदारी करेंगे, स्टुटगार्ट में वो झंडा फहराएंगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एम एन रॉय जाएंगे वहाँ, है ना, तो आप देखेंगे ताशकंद वाशकंद में। तो ये क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके अंदर ना एक वैश्विक जुड़ाव वो पैदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा, है ना, मार्क्सवादी विचारधारा का समाज पर, तत्कालीन समाज पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए भी ये इनपुट प्रदान करेगा, है ना। उसके लिए ये एक संस्था की स्थापना करेंगे जिसको बोला जाता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। क्या बोला जाता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इसको कॉमिंटर्न भी बोला जाता है, इसको कॉमिंटर्न भी बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है, मार्क्स संस्थापक हैं इसके, और 1864 में इसकी क्या होगी, स्थापना होगी। तो ये दिशा निर्देश देगा, गाइड करेगा कि किस तरीके से भैया जो मतलब सहयोग किया जाए, इनकी दशा में सुधार किया जाए, किस तरीके से साम्यवाद को सशक्त किया जाए, स्थापना किया जाए पूरे विश्व में। ठीक है, 1871 में आप देखेंगे तो पेरिस में साम्यवादियों की सरकार भी स्थापित होगी, जिसको पेरिस कम्यून की, जो अभी मैं बता भी रहा था आपको, पेरिस कम्यून, है ना, ये 72 दिनों तक सरकार चलेगी, है ना, जब जर्मनी से फ्रांस हारेगा तब। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ट्रेड यूनियन से संबंधित गतिविधियों में भी सक्रियता देखी जाएगी, हिंसक हड़तालों में भी वृद्धि देखी जाएगी, है ना, अब क्योंकि अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए लोग हैं। और उसके अलावा क्या है कि मार्क्स के विचारों से बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी सहमत नहीं भी थे। उनकी सोच ये थी कि लोकतंत्र के मार्ग में ये जो मार्ग है वो बाधक है। ठीक है, उनका मानना यह था कि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक मार्गों का भी अनुसरण किया जा सकता है, जिसको फेबियन समाजवाद की संज्ञा दी गई, जैसे ब्रिटेन में, है ना, मध्यम मार्गी, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रांति से ही किया जाए, है ना। तो 1880 के दौरान आप देखेंगे तो फेबियन समाजवाद स्थापित होगा, वो इसी का एक प्रभाव समाज में देखा गया। ठीक है, और सबसे बड़ा तो जो प्रभाव है वो यही है कि आज की डेट में जो भी मजदूरों के अनुकूल जो विधिक प्रावधान बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो उसी का एक परिणाम है जो तत्कालीन समाज, तत्कालीन राष्ट्रों में भी देखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1880 के पश्चात जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो भी आपके औद्योगिक राष्ट्र हैं जहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, उसमें एक तरफा समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। ठीक है, यूरोप उससे, जो औद्योगिक राष्ट्र है वो उससे अछूते रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर जहां भी मजदूर होंगे उनको लगेगा कि भैया हमारा शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ जो मार्क्सवादी थे उन्होंने अपना सोशल बेस का भी विस्तार किया। जैसे पहले क्या था कि सिर्फ मजदूर वर्ग है, तो उसमें धीरे धीरे और वंचित वर्ग के लोग सम्मिलित होते चले जाएंगे, और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम है, जिसमें मतलब साम्यवाद अपने मूर्त रूप को ग्रहण करेगा, है ना, जो दिखाई देगा, वो आपकी 1917 की रूसी क्रांति है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि भैया ये जो मार्क्सवाद है और समाजवाद है इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या बात करता है, अगर मार्क्सवाद की बात करें अपन, मार्क्सवाद की एक तरफ ले लेते हैं, एक तरफ अपन समाजवाद ले लेते हैं। तो जो मार्क्सवाद है वो क्या बोलते हैं कि राज्य विहीन समाज होगा, वर्ग विहीन समाज होगा। लेकिन जो समाजवाद वाले हैं वो बोलते हैं कि राज्य रहेगा, राज्य का अस्तित्व रहेगा, और राज्य फिर कल्याणकारी कार्य करेगा,
और वर्ग विहीन बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि वर्गों के मध्य समन्वय की बात करते हैं, ये समन्वय पर बल देते हैं और बोलते हैं विभेदीकरण का प्रतिषेध किया जाएगा, भेदभाव का उन्मूलन किया जाएगा। ठीक है, अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो जो मार्क्सवादी हैं आपके, वो धर्म को अफीम मानते हैं। ठीक है, दुर्खिम वगैरह का भी नाम आपने सुना होगा। तो धर्म को क्या मानते हैं, ये बोलते हैं अफीम है ना, धर्म विहीन समाज की बात करते हैं। और ये जो है आपके समाजवाद वाले हैं, वो बोलते हैं धर्म के कल्याणकारी स्वरूप पे वो बल देंगे। ठीक है, ये पूर्णतः पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके उन्मूलन की बात करेंगे मार्क्स। ठीक है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक तरीकों पे बल देंगे। और ये जो है आपके समाजवाद वाले, ये बोलेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार किया जाए और संसाधनों पर राज्य की भूमिका जो है उस पर बल दिया जाएगा, लेकिन साथ ही निजी क्षेत्र की भी भूमिका होगी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे अपन भारत के संदर्भ में समझते हैं ना, नेहरू जी के काल में जो जैसे अपने यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स का मतलब क्या, कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, मतलब सरकार भी रहेगी, निजी क्षेत्र भी रहेगी। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक मार्गों का भी अनुसरण करेंगे। तो ये इनके बीच में कुछ मोटा मोटी जो मेन कॉन्सेप्चुअल अंतर है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा थोड़ा सा अपन पूंजीवाद के बारे में भी देख लेते हैं कि जो आधुनिक पूंजीवाद है आपका, है ना, कैपिटलिज्म की बात कर लें अपन, यहीं पे कर लेते हैं। इसके बाद अपन रूसी क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आपका पूंजीवाद है वो आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण तत्व देखे जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से, पहली चीज, निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता है। पूंजीवाद से ही निकालिए, ये पूंजी से रिलेटेड है, पूंजी की आवश्यकता है, तभी तो उपनिवेशों के लिए इतनी होड़ मची हुई थी। फिर इसका जो केंद्र बिंदु है, अपन बार बार बात कर रहे हैं कि अधिकाधिक जो आपकी मतलब मुनाफा केंद्रित, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे अर्जित किया जा सकता है, उसमें वो इसका केंद्र बिंदु है। उसके अलावा क्या, जो श्रम बाजार है उसमें कैसा बाजार की बात करेंगे, उन्मुक्त बाजार, किसी का हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप की बात करेंगे, हम कैसे हायर कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, इससे जो है सरकार को लेना देना नहीं है, निजी क्षेत्र करेगा वो काम। फिर जो भी पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उसमें प्रतिस्पर्धा जो होती है वो चरम पे होती है, आप देखिए। ठीक है, फिर उपभोक्तावादी संस्कृति को भी प्रश्रय मिलता है। वहाँ जरूरी नहीं होता कि जो समाज को जरूरत है वो बनाए, वो जरूरी ये होता है कि जो भी उपभोक्ता वाली चीज़ें होंगी उसी का उत्पादन होगा। ठीक है, उसके अलावा वित्तीय संस्थाओं की वहाँ पर अहम भूमिका होती है, क्योंकि निवेश कौन करेगा। ठीक है, तो निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थानों की भी तो आवश्यकता होगी, और सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जाएंगी। ये जो है पूंजीवाद की कुछ मेन विशेषताएं हैं। और इसमें बोला जाता है कि राज्य की जो भूमिका होगी ना, वो कैसी होगी कि वो जो है कानून के शासन को बनाए रखेगा, है ना, कानून के शासन को बनाए रखेगा, जिसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं आप, आर्टिकल 14 वगैरह जो आप देखते हैं, है ना, अपने संविधान में। तो राज्य की भूमिका क्या होगी, कानून के शासन को बनाए रखेगा और एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखेगा जिसमें आपकी आर्थिकी जो है आपकी, मतलब आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको उसका जो विकास है समुचित रूप से किया जा सके। ठीक है ना। तो हालांकि आप देखेंगे तो जो आधुनिक आपका जो मॉडर्न आपका जो पूंजीवाद है और जो राज्य का संबंध है वो लगातार परिवर्तनशील रहा है ना। वाणिज्यिक जो क्रांति है, वाणिज्यवाद के दौर में जो राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, उस समय किया गया था ना, फिर धीरे धीरे अहस्तक्षेप और अभी भी किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि आज के पूंजीवादी दौर की बात करेंगे तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो कहाँ से आई है, समाजवाद से आई है, लेकिन सम्मिलित तो हो गई ना पूंजीवाद में। तो धीरे धीरे ये क्या है, समाजवाद जो है, साम्यवाद है, एक तरीके की रिजिड है वो चीज, है ना, एडेप्टिव नहीं है, अनुकूलित नहीं है। ये क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, लोचशील है, ये चीजों को, तत्वों को अपने अंदर सम्मिश्रित करती चली जाएगी। इसीलिए जो भी विचारधारा है वो जब सामाजिक मूल्यों के साथ, समय के साथ वो उसमें अपने साथ परिवर्तन करती चली जाती है तो वो ज्यादा दूर तक, मतलब वो क्या, सतत रूप से चलती है और ज्यादा दूर तक जाती है और ज्यादा लोकप्रिय होती है, जैसे कि आप पूंजीवाद को आज देख रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे औद्योगिक क्रांति के दौर में आप देखेंगे तो हस्तक्षेप की नीति की बात की गई, मुक्त व्यापार का समर्थन किया गया, लेकिन जब आप वित्तीय पूंजीवाद की बात करेंगे, है ना, निवेश वाले दौर में जब आप आएंगे तो राज्य द्वारा सीमित हस्तक्षेप भी किया जाएगा भैया, जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आ जाएगी। फिर जब साम्यवादी विचारधारा का दबाव आएगा, जब रूसी क्रांति हो जाएगी तो फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और बल मिलेगा। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें आप उदारीकरण को भी बल दिया जा रहा है, वैश्वीकरण की विचारधारा के भी समर्थक लोग हैं। तो अब तो ये किया जा रहा है ना कि मुक्त व्यापार, उदारीकरण किया जाए, वैश्वीकरण, तो इशू भी बने रहते हैं चाइना को लेके कि भैया डंपिंग कर रहा है वो, है ना, इस तरीके की समस्या पैदा कर रहा है, मार्केट खत्म कर रहा है, डंपिंग कर रहा है वहां पर। ये सब आप सुनते होंगे ना कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया करंट अफेयर्स वगैरह में। तो पूंजीवाद के विकास के साथ ही आधुनिक राजनीति के क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी समर्थन यहां पर किया जाता रहा है लगातार। अब देखिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है और साम्यवादी जो व्यवस्था है, इसको चार्ट
चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर राजनीतिक आधार पे आप देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार होती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। साम्यवाद की तरफ देखें, एक तरफ आप मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपका पूंजीवादी व्यवस्था है, तरफ आपका साम्यवाद। तो साम्यवाद में क्या है कि वहां पर जो साम्यवादी सरकार होगी तो वहां पर क्या होता है कि एक दलीय व्यवस्था होती है। और जो लोकतांत्रिक सरकार में आप देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होगी पूंजीवाद के अंतर्गत, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, जैसे अपने यहाँ आर्टिकल 19 में है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, चुनाव में उम्मीदवारों के पास मतलब चुनाव में उम्मीदवारों का विकल्प होता है। लेकिन साम्यवादी सरकार में देखिए वहां पर ये सब चीजें नहीं है। वहां पर प्रेस में सेंसरशिप होता है ना, खुल के आलोचना नहीं की जा सकती सरकार की। ठीक है, वहां पर ये स्वतंत्रता के अधिकार उस रूप में नहीं होते हैं। और चुनाव में जो पार्टी होती है वो निर्धारित उम्मीदवार ही होते हैं, वहां बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होता, उन्हीं को मत देना पड़ता है। और वो धर्मविहीन राज्य पे बल देते हैं, और ये लोग पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं पूंजीवाद में। आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे अगर आप, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पूंजीवादी जो सरकार होगी वहां पर आर्थिक क्षेत्र क्या होगा, तो वहां व्यक्तिगत संपत्ति को क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो साम्यवादी, देखिए जो पूंजीवादी जो सरकार होगी वहां पर अर्थव्यवस्था में कैसा प्रभाव होगा, अभी तक आपको सब क्लियर भी हो गया होगा। अब आप खुद से वो पॉइंट्स डिराइव कर पा रहे होंगे, निकाल पा रहे होंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहां पर व्यक्तिगत निजी क्षेत्र है ना, व्यक्तिगत संपत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहां पर क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी। कहां पर, साम्यवाद में। ठीक है, वहां पर क्या सार्वजनिक संपत्ति को क्या दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। और यहां पर जो मतलब आर्थिक जो भी आर्थिकी गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं आर्थिक क्षेत्र की, वो किसके द्वारा होगी, निजी क्षेत्र के द्वारा, और यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा होगा, है ना। तो ये दोनों में मोटा मोटी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और निजी जो भी मतलब और भी सुविधाएं हैं, है ना, सामाजिक अवसंरचना वाली भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी, है ना। हालांकि कुछ राज्य की भूमिका होती है, टोटल नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता पूंजीवादी व्यवस्था में, लेकिन साम्यवाद में जो होता है वो मेनली सरकार के हाथ में ही होता है। तो उसको ऐसे समझिए कि वहां जो है सरकार के हाथ में ज्यादा पावर होती है साम्यवाद में, और जो पूंजीवादी व्यवस्था में होती है वो निजी क्षेत्र में होती है। और सरकार वहां पर मतलब रीजनेबल युक्त तरीके से, मतलब अब जब से कल्याणकारी राज्य का अवधारणा आ गई है तो हिसाब से वहां पर वो इंटरफेयर करती है। तो इसके साथ यहां पर हमने ये समझ लिया है यहां पे कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, किस तरीके से पूरे समाजवाद का विकास हुआ है। जब से शुरू से अपन ने सारे फेजेस में बांट के देख लिया, उसके बाद अपन ने इनको चार्ट के माध्यम से भी देख लिया कि क्या मोटा मोटी अंतर है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अब रूसी क्रांति को देखेंगे। ये सारी की सारी पृष्ठभूमि हमने रेडी कर लिया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पर अपन रूसी क्रांति को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।